नहीं, दरअसल केंद्र सरकार में भी कैबिनेट मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी। आज इनसे हम बातचीत करेंगे कि झारखंड में जब पूरा देश इस समय लॉकडाउन में है और कोरोना वायरस के प्रकोप से हर राज्य जो है वो जूझ रहा है, ऐसे में झारखंड सरकार की क्या तैयारी है और राज्य सरकार के उन तमाम मुद्दों को लेकर के केंद्र तक किस तरीके से प्रस्ताव भेज रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है, इन तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे। अर्जुन मुंडा जी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बीते दिनों जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगर हम बात करें तो लगातार ये आरोप केंद्र पे लगाते रहे हैं कि केंद्र उनके साथ पक्षपात करता रहता है, सौतेला व्यवहार करता रहता है। आपने झारखंड को बेहद करीब से देखा है, 3 बार आप झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अब आप कैबिनेट में भी हैं सेंट्रल। आपको क्या लगता है, क्या वाकई इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं सामने इस वक्त, या फिर केंद्र जो विभिन्न राज्यों के लिए कर रहा है वही झारखंड के लिए भी कर रहा है इस वक्त? देखिए, ऐसा है, राज्यों की अपनी आवश्यकता निश्चित रूप से होती है और भारत सरकार पूरे देश को एक निगाह से देखती है। भारत सरकार इस समय कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश को इस कोरोना वायरस से बाहर निकालना चाहती है और इस दृष्टि से सभी राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर बेहतर और प्रभावी ढंग से इस कोरोना वायरस की लड़ाई को कैसे लड़ा जाए, भारत सरकार इसे सुनिश्चित कर रही है और इस दिशा में आगे बढ़ रही है। और इसलिए जो भी राज्य इस देश के अंदर हैं, सभी राज्यों को समानुपातिक ढंग से बेहतर प्रबंधन के लिए जितनी सुविधाएं आवश्यकता है, भारत सरकार उन्हें उपलब्ध करा रही है। जी, तो भारत सरकार द्वारा तमाम जो सुख सुविधाएं हैं उपलब्ध कराई जा रही हैं और केंद्र सरकार हर मुमकिन कोशिश जो है वो कर रही है। झारखंड को लेकर के अगला रोडमैप क्या तैयार किया जा रहा है, लॉकडाउन के बाद का क्या रोडमैप होगा और जो सूची तैयार की गई है उसमें प्राथमिकता किन किन चीजों को दी गई है? चूंकि रोजगार के मुद्दे पे भी अभी हम बात करेंगे, इस वक्त सबसे बड़ा अहम जो मुद्दा है और तमाम राज्यों के कंधों पे जो जिम्मेदारी है, जो मजदूर वापस लौटे हैं, घर वापसी जिनकी हुई है, उन्हें रोजगार मुहैया कराना है। देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से ये पूरी कोशिश हो रही है कि ऐसे जो समस्याएं उभरी है उन समस्या का समाधान के लिए राज्यों को कैसे सहयोग किया जाए ताकि राज्य अपने स्तर पर उन सारे कार्यों को अच्छे ढंग से कर सके। पर राज्यों को अपने आप में तैयारी ये करनी पड़ेगी। हर राज्य के लिए ये बहुत जरूरी है कि अपने राज्य के जो माइग्रेंट लेबर हैं, उस माइग्रेंट लेबर के बारे में आगामी योजना वो बनाए। आगामी योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखे कि जिस सेक्टर में वो स्किल्ड है उस सेक्टर में वो क्या कर सकते हैं। देखिए, आपको याद होगा पिछले कई वर्षों से एक अभियान चला और उस अभियान का परिणाम है कि बड़ी संख्या में लोग राज्यों से बाहर बहुत सारे राज्यों में काम करने के लिए गए। उसमें जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम हुआ तो एक बड़ी संख्या में जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम में शामिल होने के बाद, स्किल्ड होने के बाद में लोग ऐसे जगहों पर गए जहां पर लोगों को रोजगार मिला। अब गारमेंट इंडस्ट्री में, जैसे गारमेंट इंडस्ट्री में देश के सभी हिस्सों में, बॉम्बे में गारमेंट इंडस्ट्री के, चेन्नई में यानी तमिलनाडु में, कर्नाटका में, ऐसे सभी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में स्किल्ड मैन पावर गए। अब वो इस समस्या को लेकर के विचलित हुए और उनके मन में ये पैदा हुई कि हमें अपने घर वापस जाना है, क्योंकि ये आशंका हर किसी के मन में स्वाभाविक है। लोगों को भी ये लग रहा है कि हमें अपने घर पे पहुंच जाना चाहिए, हम वहीं सुरक्षित रह सकते हैं। और एक आशंका राज्यों के प्रति, जिस राज्य में वो इस समय माइग्रेंट लेबर के रूप में काम कर रहे हैं, वहां पर भी एक संकट है कि हमें यहाँ कौन देखेगा, किस तरीके से देखेगा, यदि कुछ हो गया तो हमारे लिए समस्या है, और किसी तरीके से इस वायरस का अटैक यदि हो गया तो यहाँ मुझे कोई देखने वाला नहीं होगा। इस तरह की व्याकुलता भी बड़ी है। अब सवाल यह है कि ऐसे माइग्रेंट लेबर जब अपने राज्य में वापस आ रहे हैं तो वो सही तरीके से मैपिंग करना चाहिए। उन सारे लोगों को ये करना चाहिए कि उसको हम यहाँ पर फिर से कैसे, जिस क्षेत्र में काम कर रहे थे उस क्षेत्र में कैसे अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराएं। उस अपॉर्चुनिटी को उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को विशेष तौर से परिश्रम करना पड़ेगा, कार्य योजना बनाना पड़ेगा और उस दृष्टि से
क्योंकि वो जो उत्पादन का कार्य क्षेत्र है, उस उत्पादन के कार्य क्षेत्र में बाजार है। क्योंकि इतने सारे लोग यदि राज्य से बाहर काम करने के लिए गए तो वो बाजार को देख करके किसी ने उसने काम पे लगाया। तो हम ऐसा बाजार के लिए अपने राज्य में क्या कर सकते हैं, इसकी कार्य योजना राज्यों के एक विशेष टीम के माध्यम से किया जाना चाहिए। और मैं राज्य के जो पदाधिकारी है उन लोगों के साथ में भी संपर्क में रहता हूँ, राज्य के मुख्यमंत्री से भी बातचीत करते रहता हूँ। तो राज्यों को विशेष तौर से इस बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ पैकेज की बात या सिर्फ इस तरीके से या हमें इतना राशि दे दीजिए, ठोस तरीके से जनता के बीच में भी ये बताएं कि किस चीज के लिए चाहिए और कैसे चाहिए, क्या रोड मैप होगा, कितने दिनों में होगा, कैसे हम करेंगे। खनिज संपदा से संपूर्ण राज्य है, भरा पूरा राज्य है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से 20 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान किया गया आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा और झारखंड सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि ये जो पैकेज है ये महज दिखावा है, झारखंड के लिए इसमें विशेष कुछ नहीं है, ये जो पहले की पैकेजिंग थी उन्हें रीपैकेज करके लॉन्च किया गया है। देखिए, झारखंड के लिए क्या है क्या नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि जो अर्थशास्त्री है और बाकी लोग हैं वो बेहतर बता सकते हैं कि 20 लाख करोड़ पैकेज इस देश के लिए है और इस देश के एक हिस्से में वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसकी कैपेबिलिटी पर भी निर्भर करती है, उनके क्षमता विकास पर भी निर्भर करती है, वो किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं उस पर भी निर्भर करती है। क्योंकि उसके लिए किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आपकी योजनाबद्ध कार्य करने की जो एक रोड मैप होना चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आपको एक सीक्वेंस तैयार करना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। आपके पास कोई कार्य योजना कैसे है क्या है उसको शेयर करना चाहिए पदाधिकारी स्तर पर, प्लानिंग कमीशन जो नीति आयोग के माध्यम से। अभी तक कई योजनाओं के मामले में स्पष्ट नहीं है, जैसे हमारे मंत्रालय से जो काम होना है उसमें मैंने मीटिंग में मैंने देखा, हमारे पदाधिकारियों से पूछा तो बोले कि झारखंड से कोई प्रस्ताव उस ढंग से आया नहीं है। जो ठोस प्रस्ताव चाहिए, भारत सरकार एक डेवोल्यूशन फार्मूला के आधार पर जो राशि उपलब्ध कराती है राज्यों को, उस राशि में कहाँ खर्च होना है उसके लिए एक कमेटी है हर विभाग के, और वो राशि उपलब्ध कराती है। तो ऐसे चीजों के बारे में राज्य को बहुत ज्यादा सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम एक्सपेंडिचर जो है उसको अच्छे ढंग से करने के लिए अपनी क्षमता को अधिक विकसित करें। बिल्कुल, अपनी क्षमता को अधिक विकसित करने की इस वक्त जरूरत है। और जो बातें आपने कही कि राज्य सरकार को आगे बढ़ करके ये रखना पड़ेगा कि क्या आपका रोड मैप है, किस ओर आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, किस तरीके से आप उद्योग को लेकर के यहाँ पर जो गाइडलाइंस है वो बना रहे हैं, ब्लूप्रिंट आपका तैयार है। अब पहले ही चूंकि मैंने कहा है कि झारखंड को बेहद करीब से आप जानते हैं, वहां के निवासी हैं आप, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो झारखंड की विकास की हम बात करें, चूंकि खनिज संपदा से तो ये संपूर्ण है, इसके बावजूद भी क्या ऐसे रोड़े इसकी राह में आए, अभी तक ये विकसित नहीं हो पाया, जो प्लेटफॉर्म इसे रनिंग मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। उद्योग को लेकर के बड़े बड़े प्लान्स यहाँ पे लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के जो मजदूर हैं, यहाँ के जो लेबर है, ये विभिन्न राज्यों में जाते हैं काम के लिए, रोजगार की तलाश में। तो किस ओर ध्यान देने की जरूरत है मौजूदा हालात में? देखिए, एक अपॉर्चुनिटी है कि जो हमारे पास मिनरल्स है उसका वैल्यू एडिशन एंड फिनिश प्रोडक्ट हम ज्यादा से ज्यादा कैसे ऐसे लोगों को जोड़ करके इनकरेज कर सके जो रोजगार अधिक लोगों को दे। एक तो ये प्रयास, ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास में, उसके लिए लगातार काम करने की आवश्यकता है और वो काम धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक तेजी के साथ बढ़ने की जो संभावना हर किसी के मन में आकांक्षा है तो वो नहीं हुआ है, लेकिन बढ़ रहा है, ये ठीक है, लेकिन उसकी एक सीमा है। क्योंकि अब कोयला को आप वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते, पावर प्लांट में लेके जा सकते हैं, बाकी चीजों में आप उपयोग कर सकते हैं, एनर्जी प्लांट लगाने के लिए, पावर प्लांट लगाने के लिए, तो वो सारी चीजें हो रही। लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्री जिसके बारे में वैल्यू एडिशन के बहुत चेन है, लंबी श्रृंखला है, उसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने यही बात कहा कि आप स्टील बन रही है,
लेकिन स्टील खपत कहाँ होगी, उसके लिए जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वहां पर है वो आपका पिछले 2 महीने से बंद है। ठीक है, इनिशियली लॉकडाउन के कारण, लेकिन जब भारत सरकार ने गाइडलाइन तैयार कर दिया है, भारत सरकार ने ये कह दिया है, और सोशल डिस्टेंसिंग की जो प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी इकोनॉमिक गतिविधि को, हर राज्य को अपनी इकोनॉमिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए खुद संवेदनशील होना चाहिए। जी, हमने रोजगार को लेकर के बात कर लिया, उद्योग की क्या संभावनाएं हैं यहाँ पे हमने बात कर लिया। दूसरी जो चीजें आ जाती हैं जो किसी भी राज्य के लिए बेहद मूलभूत ढांचे में एक होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, वो होता है स्वास्थ्य और शिक्षा। लेकिन इन दोनों मसलों पे अगर हम जोर दें तो स्वास्थ्य को लेकर के भी सवाल खड़े होते रहे हैं, और चूंकि झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है, जितनी डिमांड इन्होंने की है, जो अस्पतालों में इन्होंने मांग रखी थी, वो सब पूरे नहीं किए जाते हैं। उसके बाद में शिक्षा पे आऊंगी, पहले स्वास्थ्य पे हम बात कर लेते हैं। तो आपने भी देखा है, आपका अनुभव क्या कहता है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य की ओर कितना सफल रही है, काम करने में ध्यान दे रही है, या फिर जो केंद्र की तरफ से मदद की दरकार रखते हैं, क्या वाकई ऐसा है कि नहीं मिल पा रहा है केंद्र की तरफ से? स्वाभाविक रूप से भारत सरकार को कहने का अधिकार सभी राज्यों को है, और समय जो जीएसटी की व्यवस्था एक पूरे भारत के अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों ने मिलकर के निर्णय लिया, उसके जो अंशदान है वो अंशदान सब राज्यों को मिले, समय पर मिले, ये ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हमारा एक्सपेंडिचर का क्या पोजीशन है, जो भारत सरकार से जो इसके अलावे जो राशि मिलती है उसका खर्च करने का जो तरीका है, वो तरीका इतना विलंबित राग से चलता है जो वो खुद ही उस फंड को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। भारत सरकार देने के लिए तैयार रहती है कई बार कई योजनाओं के लिए, लेकिन वो समय पर प्रोजेक्ट बनाने की जो इफिशियंसी है, सही समय पर प्रेजेंट करने की जो इफिशियंसी है, सही समय में उन सारे चीजों को करने के लिए जो ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता, वो कई बार कमी लगती है। तो इसलिए इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। वहाँ के कुछ विभाग है जो अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ विभागों में अभी भी अच्छे और करने की गुंजाइश है, और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इन सारे चीजों को मॉनिटर करना चाहिए। झारखंड में जो दूर दराज वाले इलाके हैं, जो क्षेत्र हैं जहां पे मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है, वहां पे अगर हम बात करें स्वास्थ्य को लेकर के, तो कितना झारखंड की सरकार सफल हो पाई है उन लोगों को स्वास्थ्य मुहैया कराने में? जो सदर अस्पताल है वो कितना डेवलप हो पाया है, वहां पे कितनी चीजें हैं? चूंकि अब से पहले की जो तस्वीरें थी, लोग सरकारी हॉस्पिटल का रुख तक करना बंद कर चुके थे, ऐसे हालात देखने को मिल रहे थे। चूंकि आप बार बार केंद्र पे आरोप लगा देते हैं, लेकिन जो चीजें आपके हाथ में है वही दुरुस्त नहीं है, चूंकि सवाल तब आप ही पे खड़े हो जाते हैं। और जैसा आप भी कह रहे हैं कि आपके पास क्या है क्या नहीं है दर्शाना पड़ेगा, जो राशि आपने खर्च किया है स्वास्थ्य में, किस तरीके से उसको दुरुस्त किया है, ये प्राथमिकता है, तब आप केंद्र से शिकायत भी कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है, यही चीज मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीजों के बारे में लगातार मॉनिटरिंग राज्यों को करना चाहिए राज्य के स्तर पर। जैसे स्वास्थ्य विभाग का आपने ठीक कहा कि एक सदर अस्पताल है, सदर अस्पताल एक बार बनने के बाद वो प्रारंभ नहीं हुआ, और प्रारंभ नहीं होने के कारण फिर उसमें मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़े, नए तरीके से बने, उसके बाद भी फिर प्रारंभ नहीं हुआ, क्योंकि कई बार इसको प्राइवेटाइज किया जाए, प्राइवेट ये किया जाए, पीपीपी मोड में चलाया जाए। तो हेल्थ सेक्टर में पीपीपी मोड में चले, ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। इन द मीन टाइम अपनी शक्ति, अपनी क्षमता को विकसित करके उसको प्रारंभ करना चाहिए, चलाना चाहिए, और बिल्डिंग बनाते समय ही इस तरह की योजनाओं को ज्यादा चिंता करते हुए कार्य रूप देने के मामले में एडवांस प्लानिंग करना चाहिए। बिल्कुल, और इसके अलावा जिस तरीके से सवाल उठते रहे हैं केंद्र सरकार पे ही
आरोप मढ़ा जा रहा है, ये सही नहीं है। आप खुद देखिए कि आपके राज्य में जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो कर्तव्य है, उसका निर्वहन आपने किस तरीके से किया। स्वास्थ्य को लेकर के हमने बात कर लिया, अब शिक्षा पे भी हम जोर दे लेते हैं। अब शिक्षा को लेकर के अगर हम बात करें तो झारखंड की जो सरकारी स्कूलों के हालात हैं वो किसी से नहीं छुपे हैं। बच्चे स्कूल जा सके इसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मिड डे मील जैसी सुविधाएं भी बच्चों को दी जा रही हैं, तमाम तरीके की चीजें स्कूलों में बच्चों के लिए उपलब्ध कराई गई। लेकिन इसके बावजूद भी जो शिक्षक हैं वो भी इतने एक्टिव नजर नहीं आते हैं, इतने ज्यादा वो नजर नहीं आते हैं, स्कूलों में भी उनकी उपस्थिति नहीं होती है। आखिरकार शिक्षा के क्षेत्र में भी झारखंड इतना पीछे अभी तक क्यों है? क्यों वो तस्वीरें जो हम उम्मीद करते हैं, जहां हम एक तरफ स्मार्ट क्लासेस की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपकी कक्षा ही नहीं लगती है। देखिए ऐसा है, अभी तो लगभग काफी जगहों में आधारभूत संरचना बन गई, लेकिन इसके बावजूद कमी है। और मुझे सबसे ज़्यादा हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता वहाँ महसूस होती है। क्वालिटी एंड वॉल्यूम दोनों चीज़ों की ज़रूरत मैं समझता हूँ कि बराबर है। और आधारभूत संरचना बहुत सारे जगहों में ग्रामीण स्तर पर ठीक है, और भी आवश्यकता है लेकिन बनी है, लेकिन उसमें जो सॉफ्टवेयर है यानी टीचर है, वो टीचर की कमी आज भी महसूस की जा रही है। एक पारा टीचर के माध्यम से काम चल रहा है, क्योंकि भारत सरकार की एक योजना सर्व शिक्षा अभियान की, उस योजना के तहत वो चल रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे राज्यों को अपने पांव पे, अपने बल पर खड़ा होने की ताकत पैदा करनी पड़ेगी। अब अगले मुद्दे पे हम आते हैं और किसानों के बारे में भी बात करते हैं। जो किसान हैं वो हमेशा से केंद्र सरकार की नजरों में भी रहे हैं, राज्य सरकार की भी नजरों में रहे हैं, लेकिन राजनीति का शिकार हमेशा से हुए हैं। जो किसानों को मदद अभी तक मिलनी चाहिए, चाहे जिस तरीके से उनकी कर्ज माफी का ऐलान किया गया था, या फिर उन्हें सशक्त बनाने की बात कही गई थी, आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई थी, बैंकों से लोन देकर के उनके व्यापार को और बढ़ाने की बात कही गई थी, इस वक्त झारखंड के किसान की स्थिति क्या है और किस तरीके से कृषि के क्षेत्र में, चूंकि अब हम उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं और रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं, तो कृषि के क्षेत्र में रोजगार की कितने संभावनाएं आपको नजर आती हैं? चूंकि मौका भी अभी आपके पास और आपके मजदूर भी आपके घर वापस आ चुके हैं, तो झारखंड सरकार इस मौके को कैसे बुनाएगी? क्या कुछ रोडमैप यहाँ पे तैयार हुआ है कि इसे कैसे और मजबूत किया जाए कृषि के क्षेत्र में झारखंड को? देखिए, कृषि के क्षेत्र में और किसान, ये दोनों हमारा आधार है। इसके बगैर हम किसी भी चीज की मौलिक चिंता नहीं कर सकते। किसान अन्नदाता है और किसान की जो दिक्कतें हैं, कठिनाई है, उसको समझ करके हर स्तर पर समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसलिए प्रधानमंत्री किसान योजना प्रारंभ किया और सभी किसानों के लिए उन्होंने विशेष तौर से ये व्यवस्था की कि उन्हें इतना राशि उनके अकाउंट में पहुंच जाए ताकि सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर के लिए कठिनाई न हो और वो राशि सब जगह पहुंचे। अब राज्यों को सही समय पर बीज कैसे उपलब्ध होगा? अब खरीफ का फसल का समय आ गया जी। अब ये एक बारिश हो जाने के बाद ही किसान खेत में हल जोतना प्रारंभ कर देगा, बीज डालने की कोशिश करेगा, लेकिन बीज ही नहीं है झारखंड में। मैंने पत्र लिखा अभी 1 महीना पहले कि आप जल्दी से जल्दी इसका रोड मैप बना करके सभी सेंटर में कैसे भेजेंगे, कैसे पहुंचेगा, इसका कोई अभी तक हमारे पास में ये जानकारी नहीं है कि राज्य सरकार ने इसके बारे में क्या किया है, नहीं किया। तो मैं राज्य से यही अनुरोध करूंगा कि खरीफ का फसल अच्छे ढंग से देखिए। कृषि क्षेत्र में काम करना इस समय मैं समझता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे बेहतर उदाहरण है। कृषि क्षेत्र में काम करना, आप समझ लीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ही करना होगा, होता है परंपरागत रूप से। तो उस चीज को हम और अधिक बढ़ाएं, उस चीज को हम जितना अधिक बढ़ाएंगे उतना लोगों को लाभ मिलेगा, उतना ज्यादा उसका फायदा हम ले सकते हैं। और यदि हम अन्न में आत्मनिर्भर रहें तो कई चीजों का समस्या का समाधान हम कर लें। झारखंड के लिए यह अपॉर्चुनिटी है कि इसका पूरा उपयोग करें। एक आखिरी सवाल सर आपसे लेना चाहूंगी। झारखंड का अगर हम जिक्र करें, 3 चीजें जहन में आती है, जल, जंगल और जमीन। इसे बचाने के लिए इस दिशा में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं इस वक्त? देखिए, जल, जंगल, जमीन
अब भारत सरकार के तरफ से ये कोशिश है कि खास करके झारखंड या झारखंड जैसे और भी कई देश में राज्य है, वहां पर ये कोशिश हो रही है और हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। गृह मंत्रालय विशेष रूप से उस पर जोर दे रहा है और अभी बैठक भी हुई थी इस लॉकडाउन के पहले कि जल जंगल जमीन के मामले में जो परंपरागत रूप से रहने वाले लोग हैं उससे जुड़ करके आदिकाल से रहने की जो परंपरा है उसी तरीके से वो और बेहतर ढंग से कैसे रहे और उसकी जमीनें सुरक्षित हो, इस बात का ध्यान रखते हुए, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट का, अब झारखंड जैसे राज्य में फॉरेस्ट राइट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है और मैंने व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और भी कुछ राज्य हैं, लेकिन कुछ राज्य बेहतर भी कर रहे हैं। जैसे 2 तरह के उसमें राइट्स देने हैं, एक तो इंडिविजुअल पट्टा देना है 4 हेक्टेयर तक, कोई भी जंगल के अंदर ऐसा रह रहा है तो कृषि कार्य के लिए 4 हेक्टेयर भूमि और आंशिक रूप से घर जहां पर होगा है जिसका बहुत दिनों से वहां पर रहना हो रहा है उसको ये पट्टा देना है। दूसरा है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, जिसके माध्यम से कम्युनिटी को, अगर मान लीजिए किसी रेवेन्यू विलेज के सामने में एक जंगल है और उस रेवेन्यू विलेज के हिस्से में वो आता है तो वहां का कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट देने के लिए राज्य सरकार विशेष प्रयत्न करे ताकि वहां के जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है या वहां की जो जड़ी बूटियां हैं, वहां के जो वनोपज है उस पर गांव वाले का एक सामूहिक उत्तरदायित्व भी रहे, सामूहिक अधिकार भी रहे और सामूहिक ढंग से उसका उपयोग भी करे। ये हमारी कोशिश है और हम राज्यों को लगातार इस बात के लिए कह रहे हैं। तो इस पर वहां की स्थिति अच्छी नहीं है और उसको और अच्छी करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अर्जुन मुंडा जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए, विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। उम्मीद करते हैं कि झारखंड में विकास की रफ्तार फिर से तेज गति से बढ़े और स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर खेती किसानी, इन तमाम मसलों को लेकर के जो हमने बातचीत की खामियां उसे जल्द दुरुस्त कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया।